नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित कुमार और आज की टॉप हेडलाइन है कुछ इस तरह। इंडिया ने रसिया को सेंसिटिव टेक्नोलॉजी भेजने के दावे को गलत बताया। इंडिया स्पेशल फोर्सेस की क्षमता को और एडवांस कर रहा है। इंडिया और अमेरिका के बीच चौथा नौसेना अभ्यास शुरू। इंडिया को 6th जनरेशन फाइटर जेट का ऑफर। हौती रेबल्स मिसाइल के निशाने पे इंडिया। न्यूयॉर्क टाइम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बोला गया कि भारत की डिफेंस कंपनी एचएल ने एक ब्रिटिश कंपनी एचआर स्मिथ ग्रुप से रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ली और फिर उसी तरह का सामान रसिया की गवर्नमेंट कंपनी रोसोबोरन एक्सपोर्ट को भेज दिया। एनवाईटी का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी रसिया के मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस रिपोर्ट को तुरंत गलत बता दिया। एमई का कहना है कि ये रिपोर्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है और इसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एचएल हमेशा इंटरनेशनल ट्रेड रूल को पूरी तरह ध्यान रखता है और कोई भी इलीगल काम नहीं करता। एनवाईटी के मुताबिक 2023-24 के बीच एचएल ने ब्रिटिश कंपनी एचआर स्मिथ की सब्सिडरी टेक टेस्ट से रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी खरीदी थी। इसी दौरान एचएल ने रसिया को कुछ सिमिलर प्रोडक्ट भेजे जिसका टोटल वैल्यू $14 मिलियन के आसपास बताया गया, लेकिन एनवाईटी खुद मानता है कि इस बात का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि ब्रिटिश कंपनी का दिया हुआ सामान रसिया तक पहुंचा। बस शिपमेंट रिकॉर्ड और प्रोडक्ट कोड का मिलना उनकी सबसे बड़ी एविडेंस है। एमई ने क्लियर कहा है कि भारत के पास एक स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम है जो इंटरनेशनल ट्रेड रूल को फॉलो करता है। उन्होंने एनवाईटी को क्रिटिसाइज किया है कि बिना अच्छी तरह वेरीफाई किए ऐसे मिसलीडिंग रिपोर्ट पब्लिश करना गलत है। ओवरऑल भारत ने एनवाईटी की रिपोर्ट को पूरी तरह फेक बता दिया है और क्लियर कर दिया है कि एचएल किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। इंडिया अपनी स्पेशल फोर्सेस को और भी शक्तिशाली बना रहा है ताकि वो छुपकर होने वाले ऑपरेशन में और एक्सपर्ट हो सके। ये सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुश्मन के एरिया में घुसकर स्ट्रैटेजिक मिशन अंजाम देने पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए इन्हें नए और एडवांस हथियार, हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम और मॉडर्न ट्रेनिंग टेक्निक से तैयार किया जा रहा है। आज की स्पेशल फोर्सेस के पास दुनिया के सबसे एडवांस हथियार और गैजेट है जो इनके मिशन को और भी आसान और सुरक्षित बनाती है। अब इनके पास लॉइटरिंग मुनेशन है जो बिना किसी मैनुअल कंट्रोल के अपने टारगेट तक पहुंचकर अटैक कर सकती है। नए ड्रोन्स, नैनो ड्रोन्स और FLIR कैमरा वाले सर्विलियंस कॉप्टर इन्हें दूर तक दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने की ताकत देता है। मॉडर्न राइफल्स जैसे फिनिश साको स्नाइपर राइफल्स, अमेरिकन A4A1 कार्बाइन्स, इजरायली TAR-21 टाउरो असॉल्ट राइफल और रशियन VSS सप्रेस्ड स्नाइपर राइफल से इनकी मारने की क्षमता और भी एक्यूरेट हो गई है। मार्कोस जो पानी के मिशन के लिए जाने जाते हैं, उनके पास अब मिड गेट सबमरीन, अंडर वाटर स्कूटर और इनफ्लेटेबल बोट्स तक है ताकि वो बिना किसी दिक्कत के पानी में भी अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सके। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी से बात नहीं बनती, इनकी ट्रेनिंग भी दुनिया की सबसे टफ ट्रेनिंग में से एक है। हर 100 में से सिर्फ 20 से 30 जवान ही इसे पार कर पाते हैं। इसमें सिर्फ शारीरिक ताकत का टेस्ट नहीं होता, बल्कि मेंटल टफनेस भी देखी जाती है। इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक, लेजर गाइडेड बॉम्बिंग, कॉवर्ट इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसे हाई रिस्क ऑपरेशन में एक्सपर्ट बनाया जाता है। इस ट्रेनिंग को और भी बेहतर बनाने के लिए नए सिमुलेटर और VR मिशन प्लानर्स का यूज किया जा रहा है, जिससे सोल्जर बिना किसी रियल रिस्क के मुश्किल सिचुएशन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तीनों सेनाओं की स्पेशल फोर्सेस एक साथ मिलकर काम करे, इसके लिए आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन बनाया गया है। नए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के वजह से ये फोर्सेस अब बिना किसी रुकावट के एक दूसरे से दूर तक भी कांटेक्ट में रह सकती है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक वर्टिकल विंड टनल बनाया गया है जो कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग को और एडवांस बनाता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो भारत के स्पेशल फोर्सेस को नए जमाने के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। एडवांस हथियार, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मुश्किल ट्रेनिंग से ये अब और भी शक्तिशाली हो चुकी है। चाहे जंग जमीन पर हो, पानी पे हो या हवा में, भारत के स्पेशल फोर्सेस हर सिचुएशन में दुश्मन से 2 कदम आगे रहे। इंडिया अमेरिका मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प की शुरुआत हो गई है जो आज से 13 अप्रैल तक होने वाली है। इसका मेन पर्पस दोनों देशों की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन सुधारना है ताकि किसी भी डिजास्टर या इमरजेंसी सिचुएशन में मिलकर काम किया जा सके। इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी के शिप जलसावा, घड़ियाल, मुंबई और शक्ति P-8I एयरक्राफ्ट, आर्मी के 91 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 12 मैकेनिकल इन्फेंट्री बटालियन, एयरफोर्स के C-130 और MI-17 हेलीकॉप्टर
और रैपिड एक्शन मेडिकल टीम हिस्सा ले रही है। वहीं अमेरिका की तरफ से अमेरिकन नेवी के शिप कॉमस्टॉक और राल्फ जॉनसन और यूएस मरीन डिवीजन के ट्रूप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्सरसाइज की शुरुआत 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक विशाखापट्टनम में हार्बर फेज के साथ होगी, जहां दोनों देशों के मिलिट्री एक साथ ट्रेनिंग करेगी, एक्सपर्ट एक्सचेंज होंगे और स्पोर्ट और सोशल इवेंट्स भी होंगे। ओपनिंग सेरेमनी आईएनएस जलसावा पर हुई, जिसमें ज्वाइंट फ्लैग परेड और मीडिया इंटरेक्शन भी हुआ। इसके बाद 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक एक्सरसाइज सी फेज में एंटर करेगी, जो काकीनाडा के पास होगा। यहाँ मैरीटाइम, एम्फीबियस और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन प्रैक्टिस की जाएगी। इंडियन आर्मी और यूएस मरीन मिलकर एक ज्वाइंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सेटअप करेंगे, ताकि दोनों देश एक साथ एफिशिएंटली काम कर सके। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की रैपिड एक्शन मेडिकल टीम और अमेरिकन नेवी की मेडिकल टीम मिलकर एक मेडिकल कैंप भी एस्टेब्लिश करेगी, जिसमें मेडिकल एड दी जाएगी। एक्सरसाइज का क्लोजिंग सेरेमनी 13 अप्रैल को यूएस नेवी शिप कॉमस्टॉक पर विशाखापट्टनम में होगा। टाइगर ट्रम्प का मेन फोकस दोनों देशों के मिलिट्री फोर्सेस के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने पर है, ताकि किसी भी नेचुरल डिजास्टर या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के टाइम दोनों देश मिलकर जल्दी और इफेक्टिवली हेल्प पहुंचाने के लिए तैयार रहे। क्रिस बेस्कर, जो अस्तावती एरोस्पेस की सीईओ है, उन्होंने इंडिया को एक नए फाइटर जेट SM-39 रेजर का ऑफर दिया है। ये एक 6th जनरेशन फाइटर जेट है, जो हाई स्पीड, स्टेल्थ और एडवांस AI टेक्नोलॉजी से लेस होने का दावा करता है। अस्तावती का ये कहना है कि ये जेट सिर्फ $85 मिलियन पर यूनिट का होगा, जो मौजूदा फाइटर जेट से काफी सस्ता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत है, अस्तावती अब तक एक भी एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया है। कंपनी सिर्फ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और रेंडरिंग दिखाती रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ डिलीवर नहीं किया है। SM-39 के प्रोमिस्ड फीचर जैसे मार्क 4 से ज्यादा की स्पीड और एडवांस इंजन सिर्फ पेपर पर ही है, क्योंकि इसका कोई प्रोटोटाइप या रियल वर्ल्ड टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। अस्तावती ने पहले भी जेवलिन ट्रेनर जेट और मसीटी अटैक प्लेन जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट दिखाया है, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। जेवलिन का एक प्रोटोटाइप 2005 में उड़ा था, पर प्रोडक्शन कभी स्टार्ट नहीं हुआ, और मसीटे अब तक एक पेपर प्लेन ही है। ज्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट अस्तावती की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि बिना किसी प्रोडक्शन एक्सपीरियंस के एक 6th जनरेशन जेट बनाने का वादा अनरियलिस्टिक लगता है। इसके इंजन भी सिर्फ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी तक कोई रियल वर्ल्ड टेस्टिंग नहीं हुआ है। कुल मिला के ये रिवोल्यूशनरी फाइटर जेट सिर्फ एक सपना है या सच में पॉसिबल है, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल अस्तावती का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो ये सिर्फ एक बड़ा क्लेम लगता है, जो ग्राउंड रियलिटी से काफी दूर है। फैजल राजा अबीदी, जो पहले पाकिस्तान के सेनाटर थे, अपने रिसेंट टीवी अपीयरेंस में काफी कंट्रोवर्शियल बातें कही है। उसने यमन के हौती रेबल से कहा है कि उसका मिसाइल और ड्रोन्स अटैक सिर्फ इजराइल तक नहीं बल्कि इंडिया को भी टारगेट करे। अबीदी ने कहा कि इंडिया इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है, और ये भी इल्जाम लगाया कि इंडिया इजराइल को वेपन दे रहा है, जो गाजा में चल रहे वॉर को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। उसने इंडिया और इजराइल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। अबीदी का यह बयान एक बार फिर पाकिस्तान में पॉलिटिकल और रिलीजियस डिबेट को गर्म कर रहा है। उन्होंने हौती रेबल से कहा है कि उनका टारगेट सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि इंडिया भी होना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से इंडिया इजराइल की मदद कर रहा है। ये बातें उसने बिना किसी सबूत के कही है, जो उनके पुरानी स्टाइल को दिखाता है, जिसमें वो रिलीजियस और पॉलिटिकल इशू को डायरेक्ट तरीके से टैकल करते हैं। हौती रेबल्स, जो यमन में है, ईरान के सपोर्ट से इजराइल और रेड सी में अटैक कर रही है। उसकी मिसाइल्स और ड्रोन की रेंज लगभग 2500 किलोमीटर तक है, जो इंडिया तक भी पहुंच सकती है। अबीदी का कहना था कि वे अपने फायर पावर इंडिया के तरफ रीडायरेक्ट कर देना चाहिए। ये बात थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कॉम्प्लेक्स है। अबीदी का ये कहना इंडिया को इजराइल का सपोर्टर बना के दिखाना पाकिस्तान में एंटी इंडिया फीलिंग्स को भी ट्रिगर करता है, लेकिन इंडिया के इजराइल के साथ डिफेंस रिलेशन को लेकर कोई प्रूफ नहीं है कि इंडिया डायरेक्टली इजराइल को वेपन दे रहा है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।